आइए बच्चों समझते हैं एसएचएम के डायनेमिक्स को। देखते हैं कि किस तरह से एक बॉडी एसएचएम परफॉर्म करती है। आपकी स्क्रीन पर जो चित्र बना हुआ है उसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमने हमारे ब्लॉक को एक स्प्रिंग से अटैच कर रखा है और स्प्रिंग को हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन ओ से पी तक स्ट्रेच करके रखा हुआ है। यानी कि हमने ओ से लेके पी तक अपने ब्लॉक को डिस्प्लेस कर रखा है। अब जब हम यहाँ से इसे रिलीज करेंगे तो चूंकि ओ से लेके पी तक जो हमने स्ट्रेचिंग प्रोवाइड करी है, इतनी हमने स्ट्रेचिंग दे दी है अपनी स्प्रिंग को, तो उसी एक्सपेंशन के प्रोपोर्शनल स्प्रिंग में एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा जो कि हमारे ब्लॉक को, हमारे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को टुवर्ड्स ओ पुल करने का प्रयास करेगा। दैट रीस्टोरिंग फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस के एक्स। सो एक बार हमने ओ से लेके पी तक ब्लॉक को खींच लिया, स्प्रिंग को खींच लिया। अब हम पी से रिलीज करते हैं ब्लॉक को। सो व्हेन द ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम पॉइंट पी, ब्लॉक मूव्स फ्रॉम पॉइंट पी टू सेंटर ओ। रीस्टोरिंग फोर्स के इन्फ्लुएंस में हमारा ब्लॉक पॉइंट पी से सेंटर ओ की तरफ मूव करेगा। यहां पर ब्लॉक के ऊपर लगने वाला फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ओ। अब जैसे जैसे ब्लॉक ओ की ओर बढ़ता जा रहा है, बिकॉज इट इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स, तो ब्लॉक विल एक्सेलरेट एंड ड्यू टू दैट एक्सेलरेशन, जैसे जैसे ब्लॉक ओ को अप्रोच करेगा उसकी स्पीड बढ़ेगी। दैट मीन्स स्पीड ऑफ ब्लॉक विल इंक्रीज फ्रॉम पॉइंट पी टू ओ फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। चूंकि पी पर तो हमने पकड़ के रखा था ब्लॉक को, अब जब हमने ब्लॉक को रिलीज किया तो वो रीस्टोरिंग फोर्स के इन्फ्लुएंस में एक्सेलरेट होता चला जाएगा और जैसे ही वो मीन पोजीशन यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन तक पहुंचेगा, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट कर चुका होगा और उसकी वेलोसिटी एक पीक वैल्यू तक पहुंच जाएगी। ब्लॉक की वेलोसिटी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर मैक्सिमम हो जाएगी और इक्विलिब्रियम पोजीशन तक पहुंचते पहुंचते जो हमारी स्प्रिंग का स्ट्रेचिंग अमाउंट था, जो उस पर एक्सपेंशन था जिसे हम एक्स से डिनोट करते हैं, वो एक्सपेंशन भी 0 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी। स्प्रिंग इज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। इस पॉइंट पर जबकि ब्लॉक हमारा पॉइंट पी से ओ तक आ चुका है, मूव कर चुका है, स्प्रिंग का एक्सपेंशन 0 है यानी एक्स की वैल्यू 0 है, तो उसके ऊपर कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लगेगा। ब्लॉक की वेलोसिटी पॉइंट पी से ओ आते आते काफ़ी बढ़ चुकी है, वो मैक्सिमम हो चुकी है। सो व्हेन द ब्लॉक क्रॉसेस सेंटर ओ, ब्लॉक मूव्स फ्रॉम सेंटर ओ टू पी डैश। चूंकि ओ पॉइंट पर ब्लॉक पे किसी भी तरह का फोर्स नहीं लग रहा है, तो ब्लॉक विल कंटिन्यू टू मूव ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। ब्लॉक ने कुछ वेलोसिटी अचीव कर ली है और चूंकि उसके पास वेलोसिटी है और आगे से कोई फोर्स नहीं लग रहा है उसको रोकने के लिए, तो ब्लॉक विल कंटिन्यू टू मूव। और जैसे ही ब्लॉक पॉइंट ओ को क्रॉस करके पी डैश की तरफ अप्रोच करेगा, तो उसके इस मोशन के कारण, इस एक्शन के कारण स्प्रिंग में क्या हो जाएगा, एक कंप्रेशन क्रिएट होगा और इस कंप्रेशन की वजह से जैसे ही स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगा, अगेन एक्स की वैल्यू, एक्स की एक नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे अचीव होने लगेगी और वापस एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा ब्लॉक पे, विच विल एक्ट टुवर्ड्स सेंटर ओ। सो उस पॉइंट पे क्या होगा, जैसे ही ओ पॉइंट को ब्लॉक ने क्रॉस किया, स्प्रिंग में कंप्रेशन डेवलप हुआ, रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट हुआ और ब्लॉक विल कंटिन्यू टू मूव। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, जिस मोमेंट से ही कंप्रेशन आना चालू हुआ, रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करना चालू किया, एंड वी नो दैट दिस रिस्टोरिंग फोर्स विल एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ब्लॉक। सो दिस विल कॉज अ रिटार्डिंग एक्शन, यानी कि ये रिस्टोरिंग फोर्स हमारे ब्लॉक को स्लो करता चला जाएगा। जैसे ही ओ पॉइंट को ब्लॉक ने क्रॉस किया, कंप्रेशन आया, रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट हुआ और रिस्टोरिंग फोर्स ने हमारे ब्लॉक को धीमा करना, स्लो करना चालू कर दिया।
सच दैट कि स्पीड डिक्रीज होनी चालू होगी और ओ पॉइंट पे जो कि स्पीड मैक्सिमम थी वो डिक्रीज होते होते पी डैश तक पहुंचते पहुंचते जीरो हो जाएगी. दैट मीन्स स्पीड डिक्रीजेस फ्रॉम ओ टू पी डैश फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो वैल्यू. तो ये हमारी स्थिति होगी हमारे ब्लॉक की पी डैश पॉइंट पर पहुंचने पर. अब जबकि ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन पी डैश पॉइंट तक ब्लॉक पहुंच चुका है, बट बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स पी डैश पॉइंट पर आते आते हमारे ब्लॉक की वेलोसिटी जीरो हो चुकी है. बट एक सिग्निफिकेंट बात यह है, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पी डैश पहुंचते पहुंचते मैक्सिमम कंप्रेशन अटेन हो गया है. यानी कि अब चूंकि ब्लॉक जीरो वेलोसिटी पे आ गया है तो वो और आगे नहीं बढ़ेगा और हमारे स्प्रिंग की लेंथ और नहीं घटेगी. सो व्हेन द ब्लॉक रीचेस द एक्सट्रीम पॉइंट P dash, the block attains zero velocity and start moving in opposite direction from P dash to center O. ऐसा इसलिए होगा बच्चों क्योंकि P dash पहुंचते पहुंचते मैक्सिमम कंप्रेशन आ गया और रीस्टोरिंग फोर्स अब वापस से अपना इफेक्ट दिखाना चालू कर देगा. यानी जैसे ही O पॉइंट को P dash की तरफ जाते हुए ब्लॉक ने क्रॉस किया था उसी मोमेंट से रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करने लगा था. बट उस रीस्टोरिंग फोर्स का एक्शन हम दो पार्ट में समझ सकते हैं. पहला उसका प्रभाव ये था कि O से P डैश तक बॉडी आते आते स्लो हो गई, P डैश पे आते आते वो जीरो वेलोसिटी आ गई. अब जबकि हमारा ब्लॉक रेस्ट पे आ चुका है और रीस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम हो चुका है इस पॉइंट पे, तो रीस्टोरिंग फोर्स वापस से उसे सेंटर की तरफ इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ पुश करेगा. तो यहाँ पे एक पुशिंग फोर्स लगेगा और रीस्टोरिंग फोर्स का पुशिंग इफेक्ट आप देखेंगे which will direct the block from P dash towards point O. तो force acts towards the center O. Block is accelerated towards center O. यहाँ पे खेल आपको समझ आ गया होगा बच्चों कि ब्लॉक इज अगेन अंडर द एक्शन ऑफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सेलरेशन. यानी ब्लॉक की वेलोसिटी बढ़ेगी और सेंटर को अप्रोच करते करते सेंटर पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी फिर से मैक्सिमम हो जाएगी. That means speed is zero at P dash and increases from zero at P dash to maximum at O. और एक बार फिर से जैसे ही वो मीन पोजीशन क्रॉस करेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन, वहाँ पर कंप्रेशन ज़ीरो होगा. यानी कि किसी भी तरह का रीस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन पे काम नहीं करेगा और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी. ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन ब्लॉक विल कंटिन्यू टू मूव एंड इट विल रीच पॉइंट P. यानी कि इस तरीके से यह मोशन खुद को रिपीट करेगा. अब एनर्जी की बात कर लेते हैं बच्चों. एनर्जी ऑफ सिस्टम एट पॉइंट P. O से लेके P तक हमने स्प्रिंग को एक्सपैंड किया है. तो स्प्रिंग के एक्सपेंशन के कारण स्प्रिंग में कितनी एनर्जी आएगी? हाफ के इंटू जो भी उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ विच इज इक्वल टू OP उसका स्क्वायर टर्म. Now energy of system at point P dash. Due to compression of spring, स्प्रिंग के कंप्रेशन के कारण भी उसमें एक एनर्जी होगी एट सम अदर पोजीशन P dash जिसको हमने EQ से डिनोट किया है. दैट विल बी इक्वल टू हाफ टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय द अमाउंट ऑफ कंप्रेशन दैट स्प्रिंग हैज सस्टेन्ड उसका स्क्वायर. सो हाफ के OP डैश स्क्वायर. नाउ अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को देखें, यानी कि जितना वर्क हमने स्प्रिंग को एक्सपैंड करने में लगाया वह वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्प्रिंग में स्टोर होगा और जब वो ब्लॉक को मूव कराएगा उतना ही एनर्जी स्प्रिंग को कंप्रेस करने में भी लगेगा. यानी कि P पॉइंट और P डैश पॉइंट पे जो एनर्जी की वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए. सो दिस गिव्स अस हाफ के OP square is equal to half K OQ square. This means OP is equal to OQ. बच्चों ये Q नहीं है, ये OP डैश ही है. यानी कि दोनों तरफ जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आ रहा है राइट साइड और लेफ्ट साइड में ड्यूरिंग एक्सपेंशन एंड ड्यूरिंग कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग, दोनों साइड जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आ रहा है वह वैल्यू सेम है.
सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है that OP is equal to OP dash. So we can say that block moves equal distances on both sides of center of oscillation. Block अपनी equilibrium position से either side यानी किसी भी साइड में equal distances कवर करेगा. ऐसा नहीं कि राइट साइड ज़्यादा होगा लेफ्ट साइड कम होगा. जितना एक्सपेंशन में कवर किया उतना ही कंप्रेशन में भी कवर करेगा विथ रिस्पेक्ट टू इक्विलिब्रियम पोजीशन. And this maximum displacement on either side from the center of oscillation is called amplitude. यानी center of oscillation से किसी भी साइड ये जो maximum displacement होता है बच्चों, इसे हम amplitude के नाम से जानते हैं. जो आपकी displacement की इक्वेशन थी एक बार फिर से याद दिलाऊंगा, x is equal to a sin omega t, उसमें जो कैपिटल A था बच्चों वो amplitude था. तो अब आपको समझ आ गया होगा कि एम्पलीट्यूड के क्या मायने हैं और एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है. सो ओवरऑल कंक्लूजन ये रहा बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद एन एक्सेलरेशन whose direction is always towards a fixed point on the line and the magnitude is proportional to the distance from that fixed point. एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं है कि यह मोशन स्ट्रेट लाइन में ही हो, ये थोड़ा सा छोटे छोटे एंगुलर पाथ के लिए भी ये ट्रू हो सकता है. बट जब हम पाथ को छोटा कर देते हैं तो अल्टीमेटली वो स्ट्रेट लाइन ही निकल के आती है. तो यहाँ पे आप अपनी डेफिनेशन को फ्लेक्सिबल रखेंगे. इट इज अ पीरियोडिक मोशन इन विच डिस्प्लेसमेंट इज अ साइनोसॉइडल फंक्शन ऑफ टाइम. x इज इक्वल टू कैपिटल A साइन ओमेगा टी. इस फंक्शन से हम ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में रिप्रेजेंट करते हैं. A special type of periodic motion in which the restoring force is directly proportional to the displacement and acts in the opposite direction of displacement. That means F is directly proportional to minus x. हेलो बच्चों, हमारा अगला कंसेप्ट वीडियो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर आधारित है. चित्र में आप देख सकते हैं कि एक बच्चा एक स्ट्रिंग से एक बॉल को टाई करके किस तरीके से घुमा रहा है. ऐसा करने के लिए वह स्वयं घूम रहा है और उसने स्ट्रिंग को एक होल्डर से होल्ड कर रखा है. आप देख सकते हैं कि ब्लैक कलर के एरो से हमने रिप्रेजेंट करा है कि किस डायरेक्शन में स्ट्रिंग के ऊपर तनाव होगा. साथ ही साथ बॉल के मोशन का भी डायरेक्शन हमने इंडिकेट कर रखा है. अब आइए इसके डायनेमिक्स को समझते हैं. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन can be described as motion of an object in a circular path at a constant speed. यानी किसी भी सर्कुलर पाथ में किसी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट स्पीड से जो मोशन होता है उसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं, रेड कलर की एक बॉल जिसको हमने एक स्ट्रिंग से टाई कर रखा है, वो एक सर्कुलर पाथ में इस बड़ी सी ब्लू बॉल के अराउंड रोटेट कर रही है, घूम रही है. तो बॉल का जो पाथ है वो सर्कुलर है, साथ ही साथ हमने एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कर रखी है. ऐसे में इस रेड बॉल के मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह सकते हैं. तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेड बॉल एक सर्कुलर पाथ में घूम रही है और जैसे जैसे वह घूम रही है वाई एक्सिस के साथ सबटेंड होने वाले एंगल के वैल्यू में भी बदलाव आ रहा है. यह एंगल आप एक तरह से समझ सकते हैं कि बॉल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है. हमने यहाँ पे रेफरेंस वाई एक्सिस रखा है, तो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही मेजर करेंगे. दो और इम्पॉर्टेंट बातें. रेड कलर के एरो से हमने बॉल की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया हुआ है, यानी कि चूंकि यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट मेंटेन करी गई है, बट जैसे जैसे बॉल आगे बढ़ती है वैसे वैसे उसके मोशन का डायरेक्शन चेंज होता है, तो इस वजह से वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह पाती. एंड एट एवरी इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ. तो आप देख सकते हैं ये रेड कलर का एरो सर्कुलर पाथ के टेंजेंट के अलोंग हमने बना रखा है. साथ ही साथ ग्रीन कलर का एरो यह इंडिकेट करता है कि सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ
कंटिन्यूअसली बॉल के ऊपर एक फोर्स लगते रहना चाहिए। यही फोर्स बॉल को सर्कुलर पाथ में मेंटेन करके रखता है। तो बच्चों अब थोड़ा एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर आप देखें कि देयर इज अ पार्टिकल दैट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस है कैपिटल ए, और वह इस सर्कुलर पाथ में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है एट टी इज इक्वल टू 0, यानी बिगनिंग में अगर हम ऑब्जेक्ट की या पार्टिकल की लोकेशन ट्रेस करें तो यह सर्कल के किसी पॉइंट Q पर लाई करता है। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा समय के साथ इसकी पोजीशन भी सर्कुलर पाथ में चेंज होगी। इनिशियल पोजीशन Q के करस्पॉन्डिंग उसका पोजीशन वेक्टर होगा OQ। अब जैसे जैसे आपका पार्टिकल सर्कुलर पाथ में आगे मूव करेगा ये आपका पोजीशन वेक्टर एंगुलर रोटेशन करेगा। इनिशियली अगर हम बात करें तो OQ यानी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बना रहा है। अब बात करते हैं कि इसके आगे बढ़ने पे किसी भी गिवन टाइम t पर इसकी क्या लोकेशन होगी। तो बच्चों एक नया पॉइंट हम P कंसीडर करते हैं जहां पर आपका पार्टिकल पहुंच चुका होगा। P पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा OP। तो बच्चों बेसिकली जैसे जैसे पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमेगा आपका रेडियस वेक्टर एंगुलर रोटेशंस करेगा। अगर आप मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो OP और OQ बराबर होंगे, बस इनका एंगुलर ओरिएंटेशन एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में डिफरेंट होगा। सो नाउ द न्यू पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इज OP। अब चूंकि इनिशियली पोजीशन वेक्टर फाई एंगल बना रहा था एक्स एक्सिस के साथ, टी टाइम में आपका रेडियस वेक्टर ओमेगा टी एंगल सबटेंड करा होगा। ये ओमेगा टी एंगल OQ वेक्टर के रिस्पेक्ट में होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि आपका नया पोजीशन वेक्टर OP एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, जी हाँ बच्चों, दैट विल बी इक्वल टू फाई प्लस ओमेगा टी। नाउ if we take a look at the projection of position vector OP on x axis, so that will be equal to OP dash। यानी कि अगर हम देखें कि आपका जो रेडियस वेक्टर है पार्टिकल के मोशन के साथ साथ वह रोटेट करेगा और उसके करस्पॉन्डिंग जो उसका प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे वो भी मूव करेगा। अब आपके पोजीशन वेक्टर के एक्स और वाई एक्सिस में जो प्रोजेक्शंस हैं वह किस तरह से मूव करेंगे यह तो उनकी इक्वेशन पर ही डिपेंड करेगा। तो देखते हैं OP डैश विल बी इक्वल टू A cos फाई प्लस ओमेगा टी। बच्चों मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, पहली चीज़ A cos फाई प्लस ओमेगा टी यह एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये साइनोसॉइडल फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है विच इज़ अ पीरियोडिक मोशन। यानी कि जो P डैश है, जो P डैश पॉइंट है, फीट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल ऑन एक्स एक्सिस पीरियोडिक मोशन करने वाला है। अब बच्चों आप खुद ही एनालाइज करिए कि पार्टिकल का पोजीशन Q से P आया तो एक्स एक्सिस पे उसका फीट ऑफ परपेंडिकुलर किधर जा रहा है। जी हाँ बच्चों, वो ओरिजिन की ओर जा रहा है। और जैसे ही आपका पोजीशन वेक्टर सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा आपका फीट ऑफ परपेंडिकुलर O के अक्रॉस लेफ्ट साइड चला जाएगा। और अगर आपका पोजीशन वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया और थर्ड से फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ मूव करने लगेगा तो एक्स एक्सिस पे उसका फीट ऑफ परपेंडिकुलर वापस से O की तरफ जाने लगेगा। तो बच्चों मेरे एक्सप्लेनेशन से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि पार्टिकल के एक्स एक्सिस पे जो फीट ऑफ परपेंडिकुलर बन रहे हैं या पोजीशन वेक्टर के जो प्रोजेक्शंस हैं वो एक तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। यह चीज़ मैथमेटिकली भी इस इक्वेशन से वेरीफाई हो रही है, साथ ही साथ आप क्वालिटेटिव एनालिसिस करके भी ये ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों हमारे पोजीशन वेक्टर्स के वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन बन रहे हैं उनकी। सो एंगल विथ वाई एक्सिस फॉर
OP position vector is equal to 90 degree minus phi plus omega t. Projection of position vector OP on y axis is, let's say, OP dash. यहाँ पे हमने अपने पोजीशन वेक्टर OP का y एक्सिस में भी प्रोजेक्शन OP डैश ही लिया है. OP डैश की वैल्यू फाइंड आउट करें अगर, तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे द लेंथ ऑफ OP डैश और द पोजीशन ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पार्टिकल ऑन y एक्सिस इज गिवन बाय इक्वेशन a cos 90 डिग्री माइनस फाई माइनस ओमेगा टी. ये बच्चों किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में है, यानी टाइम के साथ कॉस के आर्ग्यूमेंट की वैल्यू चेंज होगी, साथ ही साथ ये जो प्रोजेक्शन है OP डैश इसकी वैल्यू भी चेंज होगी. इट इज इक्वल टू a साइन फाई प्लस ओमेगा टी. बच्चों ये SHM की इक्वेशन है, यानी कि यहाँ से भी सिद्ध हो रहा है मैथमेटिकली कि y एक्सिस के ऊपर भी जो प्रोजेक्शन बन रहा है पार्टिकल के मोशन का, वह भी SHM परफॉर्म करेगा. हेलो बच्चों, इस कंसेप्ट वीडियो में हम जानेंगे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड SHM में एक्ट करने वाले फोर्सेस के बारे में. जैसा कि बच्चों हमने पिछले एनालिसिस में आपको बताया था कि कोई पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पार्टिकल का एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा रेडियस वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और वाई एक्सिस पे जो उसका प्रोजेक्शन है वह एक सिंपल हार्मोनिक मोशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में परफॉर्म कर रहा है. एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल ऑन वाई एक्सिस परफॉर्म्स SHM and that displacement can be very easily depicted with the help of sinusoidal curve. तो आप देख सकते हैं पार्टिकल की अलग अलग पोजीशन के करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस में ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अलग अलग डिस्प्लेसमेंट्स को हम एक साइनोसोइडल कर्व से दूसरे ग्राफ में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं. तो बच्चों इस डायग्राम में आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ब्लैक कलर का हमारा पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है. वाई एक्सिस में उसका प्रोजेक्शन हमने ब्लू डॉट से रिप्रेजेंट किया है. अब देखिए ये जो ब्लू डॉट है ये टाइम के साथ अलग अलग पोजीशंस ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है. और ये वेरी किस तरीके से कर रहा है? जी हाँ बच्चों, हमने पिछले कंसेप्ट वीडियो में सीखा है एक पीरियोडिक फंक्शन से हम इसके डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड दैट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. साइड में हमने साइन कर्व के थ्रू हमारे पार्टिकल के वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट या उसके अलग अलग पोजीशंस को डिपिक्ट किया है. तो बच्चों बात करते हैं SHM में पार्टिकल की किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी को किस तरीके से निकाला जाए. सबसे पहले तो यहाँ पे हम जो भी एनालिसिस करेंगे विल डू दैट एज अ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाले पार्टिकल के वाई या एक्स एक्सिस में प्रोजेक्शन के मोशन को ही एनालाइज करेंगे. तो सारी कंडीशंस वैसी ही. पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू OP. OP इज इक्वल टू xt इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई. ये चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं. तो बच्चों p डैश हमारे पार्टिकल की पोजीशन है जो SHM परफॉर्म कर रहा है. OP एक्स एक्सिस में उसका प्रोजेक्शन है. सो ट्रिग्नोमेट्री से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं विच इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई. अगर हम एक साइकिल के बाद की बात करें, यानी कि व्हेन p डैश रोटेट्स and completes one round and comes back to its original position p dash एक चक्कर लगा के जब वापस अपनी पोजीशन पे आता है तो कितना एंगल स्वीप कर चुका होगा उसका रेडियस वेक्टर? जी हाँ बच्चों, ओमेगा टी प्लस फाई प्लस कैपिटल टी. बट कैपिटल टी के एडिशन से आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता. वेयर कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. बच्चों आप जब एनालिसिस करेंगे तो एक बात नोटिस करेंगे कि आपके SHM का टाइम पीरियड भी वही होगा जो कि आपके
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने वाले पार्टिकल का टाइम पीरियड होगा। नाउ वी नो दैट डिफरेंशियल ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स अस वेलोसिटी। तो अगर हमें स्पीड भी निकालनी होगी तो हम dx/dt इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। सो दिस गिव्स अस v इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस फाइ। अब बच्चों अगर आप इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो ये दोनों ही फॉर्मूले एक पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा पार्टिकल की वेलोसिटी को। a cos ओमेगा t प्लस फाइ यह पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं पोजीशन के इक्वेशन में इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में π/2 और ऐड कर दूं, सो इट विल बिकम a cos ओमेगा t प्लस पाई प्लस π/2। तो अल्टीमेटली ये माइनस साइन ओमेगा t प्लस फाइ में कन्वर्ट हो जाएगा। जी हाँ बच्चों, आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं यह कहना चाह रहा हूँ बच्चों कि जिस इंटरवल में आपका डिस्प्लेसमेंट जो कि एक्स पोजीशन बताता है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में या सेंटर ऑफ ऑसिलेशन के रिस्पेक्ट में, तो जिस इंटरवल में आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा होगा उस इंटरवल ऑफ टाइम में आपकी वेलोसिटी या आपकी स्पीड की वैल्यू घट रही होगी। या यूं कहें कि जब एसएचएम परफॉर्म करने वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, वो किसी एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा, उसकी वेलोसिटी मिनिमम होगी, यानी उस वक्त उस पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी। और बात करते हैं ओरिजिन पे या सेंटर ऑफ ऑसिलेशन पे, जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा यानी कि मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, तब आपके पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। क्योंकि ये दोनों ही फंक्शंस जो हमने मार्क कर रखे हैं उनमें π/2 का इंटरवल गैप है और साइन और कॉस में भी π/2 का गैप होता है। जब साइन मैक्सिमम होता है तब कॉस मिनिमम होता है। अब बात करते हैं बच्चों एक्सेलरेशन की। वही पुराना सेटअप, हमारा सर्कुलर पाथ है कैपिटल A रेडियस का, जिसमें हमारा पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसका प्रोजेक्शन जो हम एक्स एक्सिस में ले रहे हैं वो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। तो चूंकि हमने ये दर्शा दिया कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट P इज इक्वल टू V विच इज गिवन बाय इक्वेशन माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस फाइ। अब now acceleration of particle is, let us say it is equal to small a, and we know that small a, the magnitude of acceleration is given by differential of speed with respect to time. So we'll use the formula a is equal to dv by dt। यह सॉल्व करने पे हमें इक्वेशन मिलती है a is equal to माइनस a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t प्लस फाइ। यानी कि बच्चों आपको याद दिलाना चाहूंगा a cos ओमेगा t प्लस फाइ हमारे पार्टिकल का सेंटर ऑफ ऑसिलेशन से डिस्प्लेसमेंट था। सो वी कैन राइट इट एज a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x डिपेंडेंट ऑन t। यानी कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो आपके पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा है। तो यह एसएचएम की यहाँ पे कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि यहाँ पे एसएचएम की सबसे प्राइमरी कंडीशन ये होती है that the force and hence the acceleration acting on the particle performing SHM should be directly proportional to the displacement raised to power 1, यानी डिस्प्लेसमेंट के लीनियरली डिपेंडेंट होना चाहिए एक्सेलरेशन। बच्चों इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें साफ तौर पर पता चलता है कि जिस पोजीशन पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा वहाँ पे पार्टिकल पे लगने वाला एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा, बट नेगेटिव साइन एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को फ्लिप कर देगा। यानी कि पार्टिकल जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होना चाह रहा होगा, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही होगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं कि अगर पार्टिकल P से O जाना चाहता है तो उस पर एक्सेलरेशन O से P की दिशा में लगेगा, और अगर पार्टिकल O से लेफ्ट साइड में जाना चाह रहा है तो उस पर एक्सेलरेशन राइट साइड में लगेगा। यानी डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होंगी। इसी को हमने मैथमेटिकली लिखा है फॉर xt ग्रेटर देन 0 at इज लेस देन 0 एंड फॉर xt लेस देन 0
AT इज ग्रेटर देन 0। डिस्प्लेसमेंट जब राइट साइड में होगा तो उस पर एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड में लगेगा, और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड में होने लगेगा तो पार्टिकल पे एक्सेलरेशन राइट साइड पे लगेगा। इस तरीके से हम येलो कलर के इन दोनों एरो से पार्टिकल के ऊपर लगने वाले एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, या यूँ कहें कि जो सेंटर ऑफ ऑसिलेशन है हमेशा उसकी ओर डायरेक्टेड रहेगा आपके पार्टिकल के ऊपर लगने वाला एक्सेलरेशन। सो अगर हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इन तीनों ही कर्व्स को एक साथ प्लॉट करें तो कुछ इस तरीके का रिलेशनशिप आएगा। डिस्प्लेसमेंट एक कोसाइन कर्व को फॉलो करेगा, और वेलोसिटी जो कि उसका फर्स्ट डिफरेंशियल है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो माइनस साइन का कर्व फॉलो करेगा। एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा इज कांस्टेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के कर्व को अगर आप नेगेटिव कर दो, टाइम एक्सिस के थ्रू फ्लिप कर दो, तो वो आपके एक्सेलरेशन कर्व को रिप्रेजेंट करेगा विद एप्रोप्रिएट एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। अब बात करते हैं फोर्स की। बच्चों एक्सेलरेशन की बात तो हमने कर ली है। एक्सेलरेशन कहाँ से आता है बच्चों? पार्टिकल के ऊपर लगने वाले फोर्स से आता है। तो इसी सेटअप में हम वापस से एक्सेलरेशन की बात करेंगे। A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सेज दैट फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज इक्वल टू मास टाइम्स द एक्सेलरेशन। तो क्लियरली हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू m माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब बच्चों यहाँ पे आप देखें, पोजीशन इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड एक्सेलरेशन इज डिपेंडेंट ऑन पोजीशन, सो फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसलिए हम इसको F ऑफ t इज इक्वल टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर एक्स ऑफ t इस फॉर्म में लिखेंगे। अब बच्चों चूंकि SCM में हम लिखते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है, फिर हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, माइनस के एक्स इंट्रोड्यूस करते हैं और कहते हैं कि ये k कांस्टेंट है और माइनस साइन इज इंडिकेटिव ऑफ कि ये हमेशा रीस्टोरिंग फोर्स होगा। तो अगर हम इस कांस्टेंट को इक्वेट करें, सो दिस विल गिव अस k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। मोस्टली ये जो k है, अगर हम किसी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे वो स्प्रिंग कांस्टेंट की तरह एक्ट करता है। सो दिस रिलेशनशिप k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर गिव्स अस ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k बाय m। बच्चों ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह यूज़ होता है, बड़े बड़े क्वेश्चंस में आपके स्टेप सेव हो सकते हैं अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो। नाउ जो ट्रेंड आपका एक्सेलरेशन फॉलो करेगा वही ट्रेंड आपका फोर्स भी फॉलो करेगा, यानी कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जब राइट साइड होगा तो उस पे एक्ट होने वाला फोर्स लेफ्ट साइड की ओर एक्ट करेगा। सिमिलरली अगर पार्टिकल लेफ्ट साइड को डिस्प्लेस होना चाहेगा सेंटर ऑफ ऑसिलेशन के रिस्पेक्ट में, तो उस पे फोर्स राइट साइड लगेगा। इस तरीके से हम फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Since this force is directed towards mean position, that is why it is called as restoring force.